हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अबाउट द सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैनशिप हम पढ़ रहे थे। हमने सेल्समैनशिप में क्या क्या पढ़ा आखिरकार? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेल्समैनशिप कितना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सेल्समैनशिप का मतलब क्या होता है? सेल्समैनशिप का मतलब ये होता है कि जो आप सेल्समैन रखते हैं वो मार्केट में जाता है, मार्केट में जाके लोगों से बातचीत करके लोगों के चॉइस के बारे में, लोग क्या चाहते हैं मार्केट में, क्या उनकी डिमांड है, इस बारे में वो पता करता है। ठीक है, और साथ में वो क्या करता है, रिटेलर्स को, जो रिटेलर्स हैं हमारे, उनके दुकानों पर जाता है और उनको इन्फॉर्मेशन देता है, उनको कन्विंस करता है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, या फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर से भी इंटरेक्ट होता है, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। ठीक है, और परसुएशन, इनके 3 तरीके होते हैं, 3 स्टेजेस में सेल्समैनशिप काम करते हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है परसुएशन और तीसरा होता है सेल्स। फिर मैंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड ब्रिंग लार्जर प्रॉफिट्स टू द बिजनेसमैन। ठीक है, ये किस लिए होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके उस प्रोडक्ट की। इट हेल्प्स इन कन्विंसिंग एंड परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय पार्टिकुलर गुड्स, ताकि कोई जो बायर है वो उस सामान को खरीद सके, उसे कन्विंस किया करते हैं कौन? सेल्समैन। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। और क्या काम होता है इनका? ये न्यू डिमांड्स क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं। मतलब कि अगर नया कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में तो उसकी डिमांड तो रहेगी नहीं शुरुआत में, उसके लिए ये क्या करते हैं, उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। ठीक है, जो लग्जरी गुड्स होती हैं, लग्जरी गुड्स किसे नहीं भाती हैं? हर कोई चाहता है लग्जरी गुड्स को खरीदना, और जिनके पास पैसा है खासकर उन्हें तो और चाहिए लग्जरी गुड्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं और जो लग्जरी गुड्स हैं, जो महंगे आइटम्स हैं, वो लोगों को दिखाते हैं, और लोगों को अगर वो पसंद आता है, ठीक है, जो कि उनके लाइफ स्टाइल को और बेहतर बनाता है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ए सेल्समैन कैन सेटिस्फाई द कस्टमर बाय शोइंग डिफरेंट आर्टिकल्स। ठीक है, एक सेल्समैन क्या करता है, डिफरेंट आर्टिकल्स दिखाता है लोगों को, और क्या करता है, उस हिसाब से दिखाता है जिनकी उनकी पॉकेट है। पॉकेट का मतलब कि जितना पैसा वो दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में उनके ऊपर सूट भी करे। ऐसा नहीं कि उन्हें वो चीज़ नहीं चाहिए और हम उसके लिए उसे कन्विंस किए जा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो यंग और टैलेंटेड पीपल है, जो एनर्जेटिक पीपल है, उन्हें रोजगार भी देता है ये। इट प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर, और ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को एक मार्केट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कि इस समय मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। नाउ सेल्समैन वो पर्सन होता है जो कि इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो लोगों से मिलता है, लोगों का राय जानता है। ठीक है, जो सेल्समैन रखा जाता है, मैंने ये भी बताया था कि जो सेल्समैन रखा जाता है उसे प्रॉपर कोचिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। टाइप्स ऑफ सेल्समैन में मैंने बताया था मैन्युफैक्चरर सेल्समैन में कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा रखे जाते हैं। वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचाते हैं, और जो डिमांड होती है लोगों की वो ऑर्डर करते हैं और वो मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट देते हैं, और वो मैन्युफैक्चरर उन तक वो सामान पहुंचाता है। होलसेलर्स क्या होते हैं, होलसेलर सेल्समैन क्या होते हैं, ये जो होते हैं रिटेलर से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि ये रिटेल शॉप्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उनके पास ये जाते हैं, उनके पास उनका ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो नोट करते हैं। रिटेलर सेल्समैन क्या होते हैं, रिटेलर सेल्समैन वो होते हैं जो काउंटर के अंदर होते हैं, जो कस्टमर से डील करते हैं। पहली बात तो जो ये सेल्समैन होते हैं वो कस्टमर से सही तरीके से डील करें। ठीक है, उनसे सही तरीके से बात करें, ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्समैन। अब क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। और सक्सेसफुल सेल्समैन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए?
पहला है आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट्स इसमें क्या है, पहला गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी, ही शुड हैव अ प्लीजिंग एंड चार्मिंग पर्सनालिटी। उसकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और वो काफ़ी चार्मिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि देखने से भी ऐसा लगे कि ऐसा ना हो कि भाई कोई गंदा सा आदमी फटे कपड़े में आपने सेल्समैन पे लगा रखा है, तो जो प्रोडक्ट खरीदने जाएगा वो आदमी वो भी कन्विंस नहीं होगा, उसे भी लगेगा यार जब ऐसा सेल्समैन है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। तो अच्छा कोई सेल्समैन जिसको कपड़े पहनने का अच्छा तरीका हो, ठीक है, वेल मेंटेन्ड हो, कॉम्ड हेयर हो, उस तरह का पर्सन रखना चाहिए जिसके गुड हैबिट्स हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि पता चलेगा कि कस्टमर आया हुआ है और उसी के सामने वो तंबाकू खा रहा है या सिगरेट पी रहा है, ठीक है। गुड हैबिट्स होनी चाहिए उसके अंदर, वेल ड्रेस्ड हो, फर्स्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग, there should be a fine way of presenting himself and polite way of addressing others, ठीक है। उस मतलब कि खुद वो अच्छे तरीके से बैठा है, खुद अच्छे तरीके से है वहाँ पे, ठीक है। साउंड हेल्थ, सेकंड क्या है, साउंड हेल्थ। सेल्समैन शुड बी फिजिकली फिट एंड हैव नो हैंडीकैप लाइक स्टार्मिंग, लिम्पिंग और एनी अदर काइंड ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। जो सेल्समैन होना चाहिए वो फिजिकली पूरी तरह से फिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हैंडीकैप्ड हो किसी तरह का, उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर कुछ कह रहा है वो सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है। मान लीजिए कि अगर उसे कुछ समझाना है वो बोल के ही तो समझा पाएगा, और कौन सा तरीका है। तो फिजिकली फिट होना चाहिए। थर्ड है गुड स्टैमिना, ही शुड हैव अ गुड स्टैमिना टू वर्क हार्ड एंड एवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड मस्ट नॉट गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून, ठीक है। मतलब कि जल्दी ऐसा ना हो कि भाई जल्दी वो थक जाए। कई सेल्समैन होते हैं कि काफ़ी लेजी टाइप के होते हैं, हाँ, अपनी जगह से उठना ही नहीं चाहते हैं। मालिक चिल्लाए पे चिल्लाए जा रहा है कि भाई कस्टमर आया है देख लो देख लो, लेकिन वो क्या है अपने पलथी मार के बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए सेल्समैन। सेल्समैन का मतलब है कि जो सेल को प्रमोट करे, ना कि ग्राहक आए और आप बैठे हुए हैं, ठीक है। मालिक नहीं ना उठा के दिखाएगा, जो ओनर है वो नहीं ना उठ के दिखाएगा सामान को। जो सेल्समैन है या फिर अगर कोई जो बाहर के सेल्समैन हैं जो दुकानों पे जा रहे हैं उनसे ऑर्डर ले रहे हैं, अगर वो क्या होगा, वो काफ़ी लेजी होगा, तो वो दुकानों पे जाने की बजाय क्या करेगा, सीधे सीधे घर बैठ के और कह देगा कि हाँ आज इतने का ऑर्डर मिला, इतने का नहीं मिला। एक आध दुकान गया और वहाँ से ऑर्डर ले लिया और बस हो गया। और जो भी उसके लिस्ट में दुकानें हैं वो सारे उसने कवर नहीं किए। जैसे MR को ही ले लेते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हम बात करते हैं तो उसमें जो है कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं कि डॉक्टर्स के यहाँ उनकी लिस्ट बनी रहती है कि आज इन डॉक्टर्स के यहाँ आपको विजिट करना है। लेकिन कई MR क्या होते हैं, लेजीपन के नाते उस जगह पर डॉक्टर्स के यहाँ जाके विजिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं और झूठ बोल देते हैं मैनेजर से कि हम यहाँ गए थे, ठीक है। अब तो काफ़ी सारे चीज़ें आ गई हैं इससे रिलेटेड, जैसे GPS आपको ऑन रखना है ताकि आपकी लोकेशन पता होता रहे, या फिर जो डॉक्टर का नंबर है वो मैनेजर से ले लेते हैं ताकि आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सके कि हाँ आपके यहाँ ये पर्सन आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है, ऑर्डर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो पता करते रहते हैं, ठीक है। तो अब एक तरह से एग्जामिन किया जा रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी तो कई MR नहीं जाते थे और उसकी वजह से क्या होता था, सेल भी उतनी नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट है आपका मेंटल एट्रीब्यूट्स। मेंटल एट्रीब्यूट्स में जो उसकी दूसरी क्वालिटी है वो क्या है, मेंटल एट्रीब्यूट्स। इसमें आता है पहला अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या होता है, अलर्टनेस आप लोग सभी मतलब कि सजग होना, ठीक है, किसी भी इवेंट पे तुरंत रिस्पॉन्स करना, अलर्ट होना। कोई अगर ग्राहक आया तो उस तुरंत वो सेल्समैन जो है अलर्ट हो जाए, मतलब कि तुरंत उसको डील करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि लेजी बन के ही बैठा रहे। ही शुड बी वेरी अलर्ट।
मतलब कि उसे बहुत अलर्ट होना चाहिए। एंड शुड क्विकली रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेरीज मेड बाय द अदर पार्टी। अगर कोई सामने से कोई क्वेश्चन कुछ पूछता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सामने से रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, तो उसका इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुरंत अलर्ट होके उसका आंसर उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को दे। ऐसा ना हो कि वो सामने वाला पर्सन बोले जा रहा है और आप जो है ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सेल्समैन की ये निशानी नहीं है। अच्छे सेल्समैन की निशानी ये है कि वो तुरंत अलर्ट होना चाहिए, हर बात को, हर कस्टमर के हर बात को या फिर रिटेलर के हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव एंड टैक्टफुल। ही शुड बी इमेजिनेटिव एंड टैक्टफुल इन हैंडलिंग द अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर्स। ठीक है, मतलब कि इमेजिनेटिव होना चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब है कि लोगों को अपने इमेजिन से समझाना चाहिए, ठीक है। एंड टैक्टफुल मतलब कि उनको हैंडल करने का, जो अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर्स होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझाना चाहिए, उनको इमेजिन कराना चाहिए कि आप अगर इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, आया हुआ है, लेकिन उसको जो है समझ में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहा है कि वो प्रोडक्ट लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, तो उसको आप बताएंगे कि इससे अगर आप लेते हैं, मान लीजिए कि हमको एक बेडशीट ही बेचनी है, ठीक है, बेडशीट बेचनी है, तो कोई कस्टमर आया, हमने उसे समझाया और वो उसके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके फ़ायदे बताएंगे, आप उसको इमेजिन करवाएंगे कि अगर आप ये बेडशीट लेते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप कंफर्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेटिव मतलब आप इस पर अगर सोएंगे तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एक तरह से इमेजिनेटिव बातें करनी चाहिए, काफ़ी अच्छी। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ग्राहक क्या चाहता है। आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी क्या है, रियल तो है नहीं, आखिरकार इमेजिनेशन ही तो है। वहाँ पे आप इमेजिनेशन में खो जाते हैं एक तरह से। तो इसीलिए आपको, और जितनी ही अच्छी मूवीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा इमेजिन्स करवाती हैं। तो आप जितना ही इमेजिन्स में खोते जाएंगे उतना ही आप उस चीज़ को पसंद करने लगेंगे। तो सेल्समैन का ये काम है कि आपको इमेजिनेशन करवाए ताकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, मतलब कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। नेक्स्ट है परसुएसिव एंड कन्विंसिंग नेचर, ठीक है। ही शुड बी एबल टू परसुएड एंड कन्विंस द बायर रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ही शुड हेल्प द कस्टमर्स इन सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स बेस्ट सूटेड टू देयर नीड्स, ठीक है। सबसे पहले तो उसको परसुएड करना आना चाहिए और कन्विंस करना आना चाहिए रिटेलर को, क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है। और अगर प्रोडक्ट बेचना है तो कन्विंस करना बिल्कुल ही आना चाहिए। अगर वो कन्विंस नहीं कर सकता, ठीक है, तो कभी भी रिटेलर उससे सामान नहीं खरीदेगा। उसके लिए ज़रूरी है पहले तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसे आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में ही बात करते हैं। ऐसा ना हो कि आप भले ही बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और आप इंग्लिश जानते हैं, लेकिन जो दुकानदार है ज़रूरी नहीं ना कि वो इंग्लिश जानता ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप तो उससे इंग्लिश में बात करेंगे लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, या फिर अगर आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसके बारे में आपको खुद इतनी जानकारी नहीं है तो वो प्रोडक्ट आप उसको नहीं समझा पाएंगे, वो कन्विंस नहीं होगा, तो वो ऑर्डर भी नहीं देगा। और आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है ऑर्डर लेना, ठीक है। एंड ही शुड हेल्प द कस्टमर्स इन सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड इन देयर नीड्स, ठीक है। और उसका क्या काम है, मान लीजिए कि आप मॉल में गए, मॉल में कई सारे सेल्समैन रहते हैं, वहाँ पे आसपास आपके घूमते भी रहते हैं, ठीक है। कई बार आप प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो आपसे आके पूछते भी, सर आपको क्या चाहिए। तो ये क्यों पूछते हैं वो, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ के मालूम है, ठीक है, उन्हें सब कुछ वहाँ के बारे में मालूम है और वो जानते हैं कि हम अगर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएंगे तो हो सकता है कि वो कस्टमर कन्विंस होके वो प्रोडक्ट अपने बकेट में डाल लें, ठीक है।
और फिर काउंटर पे कैश पेमेंट दे उसका। इसीलिए sometimes even after a lot of persuasion convincing the customer do not buy anything, they merely waste lot of time of salesman asking for more and more variety of products. In such cases the salesman should not lose temper, rather he should try to satisfy the customer and win their confidence. कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है कन्विंस नहीं होते हैं, ठीक है। कई कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे, भाई संसार है, भांति भांति तरह के लोग हैं, तो अगर आप कितना भी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो कन्विंस ना हो, वो उस प्रोडक्ट को लेने का इच्छुक ना हो। ऐसा हो जाता है, कई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में सेल्समैन को क्या करना चाहिए, अपना टेम्पर नहीं लूज करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई किसी साड़ी की दुकान पे कोई पर्सन चढ़ा और उसने साड़ी देखा और उसे साड़ी पसंद नहीं आई, ठीक है, मतलब कि कोई लेडीज चढ़ी, उसे साड़ी पसंद नहीं आई, वो आने लगी, वापस आने लगी, ठीक है, उस दुकान से उतरने लगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्समैन उसे कुछ उल्टा सीधा बोलते कि आपको नहीं लेना था तो क्यों आप चढ़ी, ये वो, ठीक है। इससे जो होता है दुकान की रेपुटेशन खराब होती है। बल्कि उसे ये करना चाहिए कि हाँ आपको क्या चाहिए, बल्कि उसको कन्विंस करना चाहिए उस कस्टमर को, और कि आपको और क्या चाहिए, मैं और भी वैरायटी दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ना कि टेम्पर को लूज करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर गुस्सा दिखाना चाहिए। In certain cases, the customer raises the objection about the product or has the impression in his mind that the product of some other manufacturer is better than yours. Then the salesman must be able to answer the question raised by the customer and should be able to satisfy him and convince him to buy the product. कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज या अदर किसी पैरामीटर में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लुक में अच्छा नहीं है, क्वालिटी वाइज नहीं अच्छा है, या फिर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के सामान से किसी दूसरे प्रोडक्ट से उसे कंपेयर कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपको टेम्पर लूज नहीं करना है और उसे कन्विंस करना है कि नहीं मैम देखिए, या नहीं सर देखिए, इसमें जो है इसकी क्वालिटी हम हो सकता है प्राइस को लेके करें कि सेम चीज़। कई बार होता है कि लोग कपड़े की दुकान पे ही देख लीजिए कि लोग आके कहते हैं कि अरे ये सामान तो हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, वहाँ पे देख के आ रहे हैं, आपके यहाँ 150 रुपये का है, वहाँ पे 100 रुपये का है। तो उस कंडीशन में आपको उसे कन्विंस करना रहता है कि नहीं सर या नहीं मैम, जो क्वालिटी आप देख के आई हैं वो ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये दूसरे तरह का क्वालिटी है। इस तरह से आप उसे कन्विंस कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह से उसे कन्विंस कर सकते हैं कि क्वालिटी वाइज उसे कन्विंस कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट की और अच्छाइयाँ बता के उसे कन्विंस कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट में हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें हों, ऐसी केमिकल्स हों जो नुकसान पहुंचाते हों बॉडी को। कॉस्मेटिक में ही ले लीजिए, हो सकता है जो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर बात कर रहा है वो प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, हो सकता है वो चेहरे को नुकसान ना पहुंचाए और कस्टमर ये बात नहीं समझ पा रहा है। तो उस कंडीशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस कस्टमर को अच्छे से समझाइए, ठीक है, गुस्सा दिखा के नहीं बल्कि अच्छे से उसे कन्विंस करके, ठीक है, तो कस्टमर समझ भी जाएगा। कई बार होता है कस्टमर नहीं भी समझते हैं उसके बाद, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्या काम है, जो एक सेल्समैन का, बेटर सेल्समैन का क्या काम है कि कभी भी टेम्पर लूज ना करे, कभी भी होपलेस ना हो, और जो अपना सामान अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन को बताए। बाकी तो फिर उसकी मर्जी है, अगर उसे खरीदना होगा, बाय करना होगा तो बाय करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। आप ज़बरदस्ती उसके पर्स से पैसा तो नहीं निकलवा सकते, हालांकि आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शार्प मेमोरी। डी जो है वो है शार्प मेमोरी। ही शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द कस्टमर्स इवन इफ ही मीट्स देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसकी मेमोरी काफ़ी शार्प होनी चाहिए। जैसे कई कस्टमर्स होते हैं कि एक दुकान पे ही हमेशा सामान खरीदते हैं, ठीक है, उनको उसी दुकान से सामान लेना है, वो और कहीं नहीं जाते हैं।
तो ऐसे कस्टमर्स को और भी अच्छे तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि वो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नए कस्टमर्स आए उनके साथ आप मिसबिहेव करिए या कुछ ऐसा करिए, लेकिन जो पुराने कस्टमर्स हैं भी उनको भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पैसा दे के जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके यहाँ सामान करते हैं, वो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या है, सेल्समैन की जो मेमोरी है वो काफ़ी शार्प होनी चाहिए। उसे याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो ये कस्टमर हैं वो पहले भी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं, ठीक है। थ्रू नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, he should know the exact composition, uses and prices of the product. He should also have knowledge regarding its manufacturer. अब आते हैं नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट पे, मतलब कि भाई अगर आप सेल्समैन हो तो सेल्समैन का काम क्या है। सेल्समैन का काम ये है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने ही प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं तो कस्टमर कहाँ से सेटिस्फाई होगा। कस्टमर को तो खुद नहीं पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और वो ये कहेगा कि आखिरकार आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट है आपका मोरल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स। मोरल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स क्या है? ही मस्ट बी एबल टू डील विथ पीपल ऑफ ऑल टाइप्स, नेचर एंड टेम्परामेंट, ठीक है। कई तरह के लोग आएंगे दुकानों पे, ठीक है, तो उनसे डील करने के लिए, हर तरह के पर्सन से डील करने का उसके पास स्किल होना चाहिए। उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, झगड़ालू टाइप का नहीं होना चाहिए, या फिर टेम्परामेंट उसका हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परामेंट उसको संभाल के यूज करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए जल्दी हर किसी बात पे। ही मस्ट बी ऑनेस्ट एंड लॉयल बिसाइड्स हैविंग अ साउंड कैरेक्टर, ठीक है। ऑनेस्ट होना चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि वो सामान दिखा रहा और धीरे से सामान जो प्रोडक्ट है वही, ठीक है, समझ रहे ना। ऑनेस्ट एंड लॉयल बिसाइड्स हैविंग अ साउंड कैरेक्टर, ठीक है, और लॉयल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट दिखा रहा और धीरे से कस्टमर से कहते हैं कि भैया आप आके बाहर से ये प्रोडक्ट हमसे इतने में ले लीजिएगा, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी कोऑपरेटिव एंड फॉलो सेल्समैन एंड हेल्पफुल टू कस्टमर्स। कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि झगड़ालू टाइप का हो। एंड फेलो सेल्समैन एंड हेल्पफुल टू कस्टमर्स, ठीक है, और कस्टमर्स के साथ हेल्पफुल होना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू कन्वर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेशली द लोकल लैंग्वेज। और मैंने बताया है कि लोकल लैंग्वेज उसे आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पता चले भाई ग्राहक लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर वो अगर दूसरे भाषा में बात कर रहा है और ग्राहक समझ ही नहीं पा रहा, तो मिस कम्युनिकेशन का थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। सेल्समैनशिप इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। सेल्समैनशिप ऑफ ऑर्डिनरी कस्टमर गुड्स is quite different from the salesmanship of pharmaceutical products, having the former is concerned with the seller and customer, whereas the latter is concerned with the chemist and mainly with the physician who are to prescribe the medicine and not with the customers, ठीक है। मतलब कि किससे डील कर रहे हैं हम इस समय? केमिस्ट से और जो है फिजिशियन से। The person who work as salesman in pharmaceutical industry are also known as detail man, ठीक, जो सेल्समैन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिटेल मैन कहते हैं, या फिर जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, MEDICAL, मेडिकल REPRESENTATIVES, रिप्रेजेंटेटिव्स, और प्रोफेशनल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PSR, कैपिटल P कैपिटल S कैपिटल R, ठीक है। These persons approach the doctor or the physician and talk face to face and
person to person and explain to them about the product of their manufacturers। ठीक है, ये क्या करते हैं, हर डॉक्टर, हर फिजिशियन, हर केमिस्ट के पास खुद जाते हैं, खुद उनसे बात भी करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। उसके बाद बताने के बाद फिर उनसे ऑर्डर भी लेते हैं, या फिर पहले उनको फ्री सैंपल्स देते हैं, उसके बाद फिर जो है फ्री सैंपल देते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर वो फ्री सैंपल्स काम करते हैं, मतलब कि अगर वो डॉक्टर किसी पेशेंट को देता है और वो फ्री सैंपल्स अच्छे निकलते हैं तो फिर उसके बाद उसे ऑर्डर भी जाता है। वो जब नेक्स्ट टाइम आता है वो एमआर, तो उसको ऑर्डर भी देते हैं। ठीक है, दे गिव डिटेल इंफॉर्मेशन इन एवरी रिस्पेक्ट रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स। उनको पूरी तरह से पहली बात तो उन्हें ट्रेन भी किया जाता है। उस हिसाब से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग होती है, उनकी 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कि आपको किस तरह से डॉक्टर से बात करना है, किस तरह से उन्हें कन्विंस करना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इफ़ द फिजिशियन कंसिडर्स द प्रोडक्ट सुटेबल ही विल प्रिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट टू द पेशेंट। अगर फिजिशियन को सही लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट उनके पेशेंट्स के लिए सही है, सेफ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तभी ऑर्डर देते हैं। द मेन सक्सेस ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हाउस डिपेंड्स ऑन वेल ट्रेन टीम ऑफ डिटेल मैन। ठीक है, सिर्फ एक एमआर नहीं रखे जाते हैं किसी भी कंपनी में, कई सारे एमआरस, ठीक है, कई सारे डिटेल मैन रखे जाते हैं। देयरफॉर ईच ड्रग हाउस हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सोलली कंसर्न्ड विद द सेल्स प्रमोशन ऑफ द कंपनी। इसलिए जो मतलब कि एक जो कंपनी होती है, कंपनी ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ एक तरह की दवा बनाती है, वो कई तरह की दवा भी बनाती है, कार्डियक से रिलेटेड भी बनाती है, ठीक है, या फिर कार्डियक से रिलेटेड बनाती है, या फिर कह लीजिए कि स्टमक से रिलेटेड बना सकती है, या फिर अदर चीज़ें भी, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड बना सकती है। कई सारे डिविजन्स होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग सेल्समैन रखे जाते हैं फॉर देयर सेल्स प्रमोशन। Though this method of personal selling is very costly as compared to other methods of sales promotion, but even then it is preferred by pharmaceutical companies because it has many advantages such as, ठीक है, advantages क्या हैं इनके? A detail man has direct talk with the physician and can explain to him in a nice way. डिटेल मैन या एमआर कह लीजिए, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट बात करता है ना डॉक्टर से, तो इसका इम्प्रेशन भी ज़्यादा अच्छा पड़ता है। Moreover, he can answer the specific question of the physician immediately। और तुरंत अगर कोई फिजिशियन उस पर कोई सवाल भी उठाता है कि इससे रिलेटेड ये वो, तो वो तुरंत उसका जवाब भी दे सकता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, जवाब देने का मतलब ये नहीं कि उससे लड़ने लगेगा, मतलब कि उसका आंसर देगा, उसके क्वेश्चंस का आंसर देगा पोलाइटली। ठीक है, अ डिटेल मैन विजिट्स द फिजिशियन एवरी work and explain to him about the introduction of new products and reminds him about the existence of old product। ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट्स उसके डिवीज़न में आए हुए हैं उनके बारे में फिजिशियंस को बताता है, और जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी उनको रिमाइंड कराता रहता है। फ्रॉम द टॉक विद द फिजिशियन अ डिटेल मैन कैन अंडरस्टैंड द प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड अबाउट हिज प्रोडक्ट। ठीक है, फिजिशियन से बात करने के बाद डिटेल मैन को पता चलता है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अबाउट हिज प्रोडक्ट विच इज इमीडिएटली पास्ड ऑन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ताकि वो मैन्युफैक्चरर को उसके जो प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स के बारे में बता सके और मैन्युफैक्चरर उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी कर सके। सिलेक्शन ऑफ डिटेल मैन और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। Since the success of any pharmaceutical manufacturing house mainly depends on the working of their medical representatives, so they should be selected very carefully। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक सेल्समैन को, एक सेल्समैन नहीं, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एमआरस के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक कंपनी में रखा जाता है, ठीक है, क्या पर्पस होता है ये हम जानेंगे। क्या पर्पस होता है, क्या प्रोसीजर होता है। सिंस द सक्सेस ऑफ किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो सक्सेस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, मोस्टली एमआरस पर डिपेंड होता है।
इसलिए उन्हें सेलेक्ट भी काफ़ी केयरफुली किया जाता है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ गुड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ही शुड हैव प्लीजिंग एंड चार्मिंग पर्सनालिटी एंड वेल ड्रेस्ड। देखा होगा जो भी एमआरस डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं वो पूरी तरह से वेल मेंटेन होते हैं, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, ठीक है। कहीं से भी चेहरा पूरी तरह से शेव्ड रहता है, ठीक है, दाढ़ी उड़ी बनी रहती है, हेयर्स प्रॉपर रहते हैं, ऐसा नहीं कि लंबे लंबे बाल हों, ठीक है। तो उनकी जो पर्सनालिटी भी होती है वो भी काफ़ी चार्मिंग होनी चाहिए ताकि डॉक्टर के केबिन में आप जा रहे हैं तो अच्छा लगे। देखने के बाद डॉक्टर भी कहे कि हाँ किसी अच्छे कंपनी का एमआर आया था। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। और वेल ड्रेस्ड हो। ही शुड बी पोलाइट एंड हैव फाइन वे ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू अदर्स। वो काफ़ी पोलाइट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि झगड़ालू टाइप का हो और कोई उससे हाय हेलो कर रहा है या फिर उससे आके मिल रहा है तो वो अपने ही ईगो में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी से वो काफ़ी पोलाइट होना चाहिए, हर किसी से अच्छे से बात करे, डॉक्टर से अच्छे से बात करे और अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छे से करे दूसरों के सामने। ऐसा ना लगे कि भाई तब एक एमआर में, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में और एक नॉर्मल आदमी में फ़र्क क्या रह जाएगा, ठीक है। ही शुड बी फिजिकली फिट एंड हैव नो स्टैमरिंग और लिम्पिंग, ठीक है। फिजिकली वो फिट होना चाहिए, ठीक। ही शुड हैव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब क्या? आजकल ज़माना किस तरह का है? कंपटीशन का है। अगर आप दूसरे से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए उसका जो नेचर है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, चाहे वो अपने कलीग के साथ ही क्यों ना हो। बाकी अदर्स कंपनीज के कंपटीशन के तो बात ही छोड़िए, अपने कलीग से भी उसको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा और तभी वो और अच्छा कर पाएगा अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ही शुड हैव गुड स्टेमिना टू वर्क। गुड स्टेमिना क्यों होनी चाहिए? मान लीजिए कि एक एमआर को काफ़ी दूर किसी गांव में जाके किसी डॉक्टर से बात करनी है या फिर वहाँ पे कई सारे डॉक्टर का हब है, वहाँ के डॉक्टर से उसे बात करनी है, उन्हें कन्विंस करना है, तो स्टेमिना होना चाहिए, बाइक चलाने का स्टेमिना होना चाहिए, जगह जगह जाके डॉक्टर से मिलने का स्टेमिना होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर फील्ड वर्क ही कर रहे हैं, मान लीजिए कि थोक का मार्केट है, वहाँ पे जाके होलसेलर से बात करना, रिटेलर से बात करना, तो उसका स्टेमिना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तुरंत थक जाए। ही शुड बी एबल टू ट्रैवल अलॉन्ग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अभी बताया ही कि दूर तक जाने का, उसके मतलब कि गांव में अगर उसे जाना है, इंटीरियर में जाना है, तो उसका स्टेमिना होना चाहिए, ठीक है, वो दूर तक ट्रैवल कर सके। ऐसा ना हो कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो या फिर वो किसी किसी ऐसे बीमारी से ग्रस्त हो कि वो बाइक नहीं चला सकता या कुछ ऐसा हो, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर सकता। ही शुड बी अलर्ट एंड टैक्टफुल। अलर्ट होना चाहिए, डॉक्टर कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहा है तो अलर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर कुछ बोल गया और वो सुन ही नहीं पाया, ठीक है, या फिर सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस। लॉट ऑफ पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, मतलब कि मान लीजिए कभी कभार एमआरस जो हैं वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उन्हें काफ़ी देर तक बैठना भी पड़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो है मरीज़ देख रहा होता है, ओपीडी चल रही होती है। ओपीडी चलती है तो डॉक्टर्स जो है एमआरस को थोड़ी देर वेट भी कराते हैं, क्योंकि भाई पेशेंट पहले ज़रूरी है, ना कि वो। उस कंडीशन में उनके पास पेशेंस होना चाहिए कि वो वहाँ बैठ सके, ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाएं डॉक्टर के ऊपर या फिर जो रिसेप्शन पे है पर्सन उसके ऊपर, ठीक है, ये बैड इंप्रेशन जाता है। ही शुड बी हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट एंड लॉयल टू हिज वर्क। हार्ड वर्कर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए अपने वर्क के प्रति। ही शुड हैव शार्प मेमोरी, ठीक है, उसकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प होनी चाहिए, उसे चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कब किसी डॉक्टर के यहाँ गए थे, कब उनसे ऑर्डर लिया था, या किस डॉक्टर को कौन सी दवा पहुँचानी है, या किस रिटेलर को कौन सी दवा कब पहुँचानी है, ये सब उसे याद होना चाहिए।
ही शुड हैव अप टू डेट जनरल नॉलेज, ठीक है, उसे दवाइयों के बारे में, जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अप टू डेट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि उसके प्रोडक्ट में कुछ अपडेशन आए हैं, कुछ अपग्रेड हुआ है और उसे उस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। ही शुड हैव साउंड कैरेक्टर। साउंड कैरेक्टर मतलब कि वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा भला आदमी होना चाहिए। ऐसा आप किसी पागल को तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं ना बना पाएंगे जो मेंटली फिट ना हो, ठीक है, तो वो साउंड कैरेक्टर का होना चाहिए। ही शुड बी, और साउंड कैरेक्टर कहने का मतलब भी ऐसा भी नहीं है, ऐसा है कि वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पता चले कि डॉक्टर ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा और वो डंडा लेके खड़ा हो गया उनका सिर फोड़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू कन्वर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पेशली द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, उसे लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। Training of detail man, as discussed earlier, also the success of any pharmaceutical company depend on its detail man and the success of detail man depends on their training, ठीक है, उनके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। Therefore, the newly appointed graduates or experienced hand from other companies are given extensive training by the medical and research staff of the company। जो ऊंचे पद पे रहते हैं उस कंपनी में, जो ऊंचे पद पे रहते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। जो नए लोग आए रहते हैं, नए पर्सनस आए रहते हैं, जो नए एमआरस आए रहते हैं, उन्हें वो ट्रेनिंग देते हैं किस तरह आपको प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेल्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट स्पेशली क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज। All the detail men of the company are given training to make them fully conversant with product of their company as well as the product of the competing companies, ठीक है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सके और साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में जान सके। क्योंकि भाई दुश्मन एक तरह से कॉम्पिटिटर की नस जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर उसकी नस के बारे में पता रहेगा तभी आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। उनकी कौन सी नस कमज़ोर है ये आपको पता होनी चाहिए। दे आर टोल्ड अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ देयर फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम सेम टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर कंपनीज so that they may explain these points to the physician and be able to reply to their questions। कहने का मतलब है कि उन्हें अपने फॉर्मुलेशंस के बारे में, क्या उनके में कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं और ये आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से अलग है दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। जो दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरी कंपनियां जो प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बना रही हैं, हो सकता है उनके कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज हो सकता है उनकी क्वालिटी में कुछ चेंज हो। जैसे कई कंपनियां जो हैं दावा करती हैं कि कई कंपनियां जो हैं बनाती हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और उसमें जो है हो सकता है कि जो ड्रग की मात्रा हो, जो दवा की मेडिसिन की मात्रा हो वो 80% हो, 90% हो, और आपकी जो दवा है वो हो सकता है 99 to 100% इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। या फिर जो आपका कॉम्बिनेशन है दवा का वो बहुत बेहतर है उस दवा के कंपैरिजन में, ठीक है। आपके हो सकता है मल्टीविटामिन्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स में आपके में एडिशनल जिंक पड़ा हो, ठीक है, बायोटिन पड़ा हो, B6 पड़ा हो, ऐसा कुछ केमिकल पड़ा हो जो ज़रूरी है, ठीक है, बॉडी के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। दे आर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन सेल्स टेक्निक्स एंड कंपनी पॉलिसीज़। सेल की टेक्निक के बारे में भी उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई होती है और कंपनी की पॉलिसीज़ भी उन्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इनिशियल ट्रेनिंग, continuous training is imparted to detail men at specific interval of time to keep their knowledge up to date regarding the product of the company as well as continuously changing trend of the market। ऐसा नहीं है कि आपने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा, शुरू में उसे ट्रेनिंग दी और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर आप उसे ट्रेनिंग देना भूल गए। वो क्या होगा, वो नई चीज़ें जो आ रही हैं उस दवा के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, वो उससे अनभिज्ञ रह जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि हर 2 महीने पे, हर 6 महीने पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए कंपनी को। किसी भी होटल में, चाहे कहीं भी, किसी जगह पे जहाँ भी उसे सूटेबल हो, उस कंपनी को सूटेबल हो, ठीक है।
इससे क्या होगा कि कॉन्टिन्यूसली वो जो प्रोडक्ट के बारे में उनका मतलब कि नॉलेज है वो और बढ़ती रहेगी। सो ट्रेनिंग ऑफ डिटेल मैन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन थ्रू आउट देयर सेल्स कैरियर। ठीक है, अब आते हैं कंपेंसेशन और remuneration of detail man. For the services rendered by the detail man to the company, they are compensated by giving remuneration in one or more of the following ways. किस तरह से कंपनसेशन मिलता है उनको? सबसे पहले तो अ फिक्स सैलरी और रनिंग स्केल। पहले तो उनकी जो मतलब कि पैसे कैसे मिलते हैं उन्हें, भाई अगर कोई काम कर रहा है तो पैसे के लिए ही ना काम कर रहा है, ठीक है, फ्री में तो काम कर नहीं रहा है किसी कंपनी के लिए, तो उसे पैसे किस हिसाब से मिलते हैं? पहला तो होता है उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, फिक्स सैलरी होती है। उसके बाद जो है दूसरा क्या है, सम कमीशन और बोनस ऑन सेल प्रमोशंस। ठीक है, सेल प्रमोशन अगर किसी कंपनी का अच्छा जा रहा है तो उन्हें क्या है कुछ तरीके का कमीशन भी दिया जाता है या फिर बोनस भी दिया जाता है। रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, बोर्डिंग या लॉजिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस। ठीक है, TADA आप लोगों ने सुना होगा, कई MR बात करते हैं कि TADA हमें मिलता है। TADA क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब कि अगर आपको इंटीरियर में भेजा जा रहा है तो आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं आपके पेट्रोल खर्च के, ठीक है, और साथ में जो आपका खाने पीने का, आखिरकार आदमी खाली जाएगा नहीं ना, खाने पीने का भी तो खर्चा लगेगा, तो खाने पीने का भी जो खर्चा है वो भी दिया जाता है। एडिशनल बेनिफिट्स इन कैश और काइंड फॉर अचीविंग द फिक्स्ड सेल्स टारगेट्स। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स इन कैश और काइंड फॉर अचीविंग द फिक्स्ड सेल्स टारगेट, जैसे कि टारगेट दिया जाता है हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, एक टारगेट दिया जाता है महीने का, जैसे कि आपको इस महीने में 2 लाख की टैबलेट्स 2 लाख टैबलेट्स बिकवा देनी या 2 लाख स्ट्रिप बिकवा देनी, जो भी हो, ठीक है, इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 लाख टैबलेट्स बिकवा देनी है। तो उस कंडीशन में अगर वो टारगेट पूरा हो जाता है, वो समय से पहले पूरा कर देता है, महीने का 30 आने वाला 28 तारीख को उसने पूरा का पूरा जो वो है, ठीक है, टारगेट है वो पूरा कर दिया, तो इस कंडीशन में उसे कुछ एक्स्ट्रा कैश भी दिया जाता है, ठीक है, उससे प्रमोट करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर 5वां क्या है? रीइम्बर्समेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है, और कुछ अदर एक्सपेंसेस की भी बात की जा रही है यहाँ पे।